फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 की साइंस की पढ़ाई करेंगे। साइंस में एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका क्या नाम है, जैव प्रक्रम, हम लोग आज इसी की पढ़ाई करेंगे। इसका ऐसा हम लोग पहले पढ़ाई कर चुके हैं। जो जैव प्रक्रम है, इसमें हम लोग को 4 टॉपिक पढ़ना होता है: पोषण, श्वसन, परिवहन और सर्जन। हम लोग चारों टॉपिक की पढ़ाई कर चुके हैं। चारों टॉपिक का नोट्स भी आपको हम दे चुके हैं, ठीक ना। जो इससे पहले वीडियो बनाते हैं उसमें चारों टॉपिक को बारी बारी से हम समझे थे, उसका नोट्स भी आपको दिए थे। बहुत सारे नोट्स आप बोर्ड पर लिखा हुआ था, वो भी दिए थे। आज बस हम लोग इसका क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। और रिवीजन के हम लोग 2 टॉपिक का कर चुके हैं, पोषण और श्वसन का रिवीजन कर चुके हैं, ठीक ना। आज हम रिवीजन कर रहे हैं किसका, परिवहन का। किसका करेंगे, परिवहन का। अगले बार हम करेंगे इसका जो लास्ट टॉपिक है उत्सर्जन, उसका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिवहन में देखिए हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, वो सब टॉपिक यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। इतना सारा टॉपिक हम पढ़ेंगे। इतना सारा टॉपिक हम पहले आपको नोट्स हम दे भी चुके हैं। इससे पहले जो वीडियो है उसमें हम आपको इतना सारा टॉपिक का नोट्स दे चुके हैं, ठीक है। तो आज हम नोट्स लिखने वाले नहीं है, बस आज हम आपको क्या करेंगे, समझाने का काम करेंगे। उस दिन भी समझाते हैं, आज भी समझाएंगे। आज इधर से रिविजन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है परिवहन। एक बात आपको और करना चाहिए कि अगर आपको चाहिए कि नोट्स हम कहां से ले आते, नोट्स उस वीडियो से लिख लीजिए, क्योंकि इतना टॉपिक से बाहर कोई क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं, ठीक ना। कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में इतना टॉपिक से बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। चाहे आपको बोर्ड का एग्जाम हो या स्कूल में जो एग्जाम होता है ना, वो हो। स्कूल के एग्जाम में भी नहीं इससे बाहर पूछा जाएगा, और बोर्ड एग्जाम में भी इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको यही करेंगे, या क्या कीजिएगा, इसका नोट्स वाला जो वीडियो है वो देख लीजिएगा और सब कॉपी में क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो आज का टॉपिक है उसका नाम है परिवहन। परिवहन का मतलब क्या होता है समझेंगे। परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। किसी भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह जाना परिवहन कहलाता है। जैसे हम पटना से हाजीपुर गए, परिवहन हो गया, ठीक है। मेरा कोई सामान है जो गुजरात से बिहार आया, तो भी परिवहन हो गया। क्या मेरा सामान गुजरात से बिहार आया, एक जगह से दूसरी जगह आया कि नहीं आया, ये परिवहन हो गया। या हम यहाँ से गुजरात चले गए, तो एक जगह से दूसरी जगह गए कि नहीं गए, तो ये भी परिवहन हो गया, ठीक है। तो बायोलॉजी में परिवहन का मतलब क्या था, बायोलॉजी में भी परिवहन का मतलब यही होता है। बस यहाँ पर जो परिवहन होता है ना, वो आदमी का नहीं, कोई सामान का नहीं, हमारे शरीर के अंदर जो कुछ उपयोगी पदार्थ है और कुछ हानिकारक पदार्थ है उसका होता है। जिसको लिखी कैसे तरीके लिखना क्या है, परिवहन जो है उस प्रक्रिया को बोलेंगे जिसमें उपयोगी पदार्थ जो है, उपयोगी पदार्थ कहां से, मूल स्रोत से शरीर की कोशिकाओं तक जाता है। शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक जाता है, समझा है। परिवहन क्या, तो परिवहन उस प्रक्रिया को लेकर जिसमें उपयोगी पदार्थ जो हुआ, जो भी हमारे शरीर के उपयोगी पदार्थ है, ठीक है, या और भी जो पदार्थ है वो मूल स्रोत से कहां जाएगा, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक। और जो हानिकारक पदार्थ है वो कहां जाएगा, गंतव्य स्थान तक। कहां, गंतव्य स्थान, जहां से बाहर निकाल देते हैं, शरीर से बाहर कर देते हैं, उसी को बोलेंगे परिवहन। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलना है कि परिवहन 2 प्रक्रिया में सम्मिलित होकर ऐसे हो सकते हैं कि परिवहन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें उपयोगी पदार्थों को मूल स्रोत से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, तथा जो हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में है उसको क्या किया जाता है, गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है, जहां से इसे शरीर से बाहर कर दिया जाता है, उसी को बोलेंगे परिवहन। ऐसा समझो ना, जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे हानिकारक पदार्थ है, जैसे यूरिया है, यूरिक अम्ल है, ये सब जो हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ है और भी वेस्ट मटेरियल है, तो सब हमारे शरीर कहाँ पहुंच जाता है, हमारे शरीर को उस अंत तक पहुंच जाता है जहां से क्या करते हैं, समय समय पर शरीर से उसको बाहर कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं, यही तो हो गया परिवहन। आया समझ में परिवहन का मतलब। तो कोई परिवहन का डिफिनेशन पूछे तो क्या बोलिएगा कि परिवहन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें उपयोगी पदार्थों को मूल स्रोत से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, तथा हानिकारक पदार्थ को शरीर की कोशिकाओं से कहां पहुंचाया जाता है, गंतव्य स्थान तक, जहां से इसे शरीर के बाहर कर दिया जाता है, उसी को बोलेंगे परिवहन, ठीक ना। तो परिवहन दोनों में होता है, जंतुओं में भी होता है और पौधों में भी होता है। मतलब परिवहन जो होता है वो जंतुओं में भी होता है और पौधों में भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जंतुओं में परिवहन। क्या समझेंगे, जंतुओं में परिवहन। तो जंतुओं में परिवहन होता कैसे है, तो जंतुओं में परिवहन करने के एक विशेष तंत्र होता है, उस तंत्र बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। सुनाया, जंतुओं में परिवहन के लिए एक विशेष तंत्र होता है, उस तंत्र को क्या बोलेगा, परिसंचरण तंत्र। आपको प्रश्न होता है परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, क्या बोलेगा, जंतुओं में परिवहन के लिए एक विशेष तंत्र होता है, उसको क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र। इसमें कौन कौन आते हैं जी, इसमें आ जाएगा आपका हृदय, रक्त वाहिका,
आए समझ ना। जंतुओं में परिवहन के लिए एक और तंत्र होता है, एक अलग तंत्र होता है, उस तंत्र का नाम है लसिका तंत्र। क्या नाम है? लसिका तंत्र, जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। आए समझ ना। मतलब जंतुओं में जो परिवहन होता है वो दो तंत्र के द्वारा होता है। एक होता है आपका परिसंचरण तंत्र, जिसमें कौन आता है? हृदय, रक्त वाहिकाएं, ठीक है। और दूसरा होता है लसिका तंत्र, जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र। तो बारी बारी से पढ़ेंगे, यहाँ लिखती है कि हमको हृदय पढ़ना है, ये है रक्त भी पढ़ना है, रक्त वाहिकाएं भी पढ़ना है, कहाँ गया? यहाँ पर है, और लसिका भी पढ़ना है ना। तो हम आपको सबसे बताएंगे लेकिन बारी बारी से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या समझेंगे? रक्त को समझते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक हमारा है रक्त की संरचना। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रक्त के बारे में जानेंगे। तो चलिए रक्त क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। रक्त क्या होता है? कोई पूछेगा बताइए रक्त क्या होता है? तो रक्त क्या होता है जी? तो रक्त होता है तरल संयोजित ऊतक। ध्यान से सुनिए, रक्त क्या है? तरल संयोजित ऊतक है, ठीक ना। रक्त एक क्षारीय द्रव्य है, रक्त एक क्षारीय द्रव्य है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। आया समझ ना। अगर रक्त के बारे में बोला जाए कुछ लिखिएगा क्या कि रक्त एक तरल संयोजित ऊतक है, ठीक है, तथा क्षारीय द्रव्य, इसका पीएच मान 7.4 होता है। और हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण ये कैसा दिखता है? लाल दिखता है। इतना रक्त के बारे में आपको लिखना है। कोई दिक्कत आ गया समझ में? अब ये भी बात क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है। तो प्रत्येक मनुष्य के शरीर में रक्त कितना होता है? तो नॉर्मली जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर में 85 मिलीलीटर, जितना उसका वजन होता है उसमें 85 से गुना कर लीजिए, उतना रक्त होता है। मान लीजिए कि मेरे शरीर का वजन 40 kg, मान लीजिए मेरे शरीर का वजन कितना है? 40 kg। तो 40 से 85 में गुना कर दीजिए, कितना आएगा? यहाँ 0 जगह 5 के 20 से 0 में 2 8 34 33 34, मतलब इतना मिलीलीटर, 3400 मिलीलीटर। ऐसे ना। मान लीजिए किसी के शरीर का वजन है 60 kg, तो 60 से 85 में क्या करेंगे? गुना कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि उसके शरीर में कितना ब्लड होगा। ऐसा समझे ना। तो रक्त के बारे में कितना बात समझे, आया कि नहीं आया? दिक्कत है? रक्त के बारे में क्या समझे? तो रक्त एक तरल संयोजित ऊतक है, ठीक है, तथा क्षारीय द्रव्य जिसका पीएच मान कितना है? 7.4 होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। अब प्रत्येक मनुष्य में जो रक्त है उसके वजन के हिसाब से 85 मिलीलीटर होता है। ऐसा ना। पर केजी के हिसाब से 85 मिलीलीटर। अब जितना केजी शरीर है उतना में 85 से गुना कर दीजिए, उतना मिलीलीटर रक्त होता है। ये हेल्दी पर्सन का है। सबके शरीर की बात नहीं हो रहा है। जो हेल्दी पर्सन है उसके शरीर में इतना रक्त होता है। आया समझे ना। अब रक्त की हम लोग संरचना पढ़ना है, तो रक्त की संरचना पढ़ना तो इतना होने वाला है नहीं। तो रक्त की संरचना के ऊपर हम साफ करते हैं, साफ करके आपको बताते हैं रक्त की संरचना। तो दोस्तों वापस हम आ गए। ये सब पॉइंट आपको बता दिए कि रक्त क्या तरल संयोजित ऊतक है, क्षारीय द्रव्य है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? ये लाल दिखता है, ठीक है। अब इसका संरचना हम बोलते हैं कि संरचना बताना है, इसलिए हम इसको बोर्ड को साफ किए। देखिए रक्त का दो भाग होता है, एक बोलते हैं तरल भाग, एक को क्या बोलते हैं? तरल भाग, दूसरे बोलते हैं ठोस भाग। आया समझ में? जो तरल भाग होता है उसका नाम होता है आपका प्लाज्मा। क्या नाम होता है? प्लाज्मा। तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। आपको इसका लिखना होता है, इसी तरह से लिखना है कि रक्त के दो भाग होते हैं, एक होता है तरल भाग जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, जो आयतन के हिसाब से रक्त का कितना होता है? 55% होता है। आयतन के हिसाब से रक्त का प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है। या पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है। कैसा होता है? चिपचिपा द्रव होता है। आ रहा समझ में? तो प्लाज्मा जो है आयतन के हिसाब से रक्त का 55% होता है, पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है, ठीक है। और इसमें क्या जानते हैं? तो इसका जो प्रोटीन होता है, प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन। ऐसा ना। और ये क्या करता है? रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त के थक्का क्लॉटिंग करने में, रक्त के थक्का बनने में, रक्त को जमाने में सहायक होता है। ये था प्लाज्मा। समझ आया? प्लाज्मा से बस इतना ही आपको जानना है, कोई दिक्कत नहीं। अब ठोस भाग है, तो ठोस भाग में आपका 3 भाग है। कितने भाग है? 3 भाग। सबसे ठोस भाग में आपका 3 भाग है। सबसे पहला आपका है RBC, जिसको बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है। RBC जिसको बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, इसके नीचे बताएंगे, थोड़ा नीचे, क्योंकि ऐसे बताना पर्सनल ये जगह है नहीं ना है, तो नीचे बताते चल जाएंगे, कोई दिक्कत। तो ठोस भाग जो होता है वो रक्त का 55% कितना बचा? 45%।
तो ठोस भाग जो होता है वो आयतन की सबसे कितना होता है 45% होता है। इसमें 3 भाग होता है। पहला आता है आरबीसी जिसको बोलते हैं लाल रक्त कोशिका, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। दूसरी बात इसका क्या है कि एक हीमोग्लोबिन जो है, एक हीमोग्लोबिन को सब लिख ले, अच्छा चलिए पूरा लिख लेते हैं। एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणु से संयोजन कर सकता है, अणु से संयोजन कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीजन का वाहक। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का वाहक या ऑक्सीजन वाहक। ऑक्सीजन वाहक बोलते हैं। क्यों ऑक्सीजन वाहक बोलते हैं, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को क्या करता है, बांट सकता है, अब बांट के उसको क्या कर सकता है, पूरे शरीर में लेकर जा सकता है, इसलिए बोलते हैं ऑक्सीजन वाहक। आगे समझ में। चलिए अगला है, इसका जो आकार होता है वो नियमित होता है। इसका जो आकृति होता है, आकृति क्या होता है, नियमित होता है। अगला पॉइंट है स्तनधारी जीव। जो स्तनधारी जीव होते हैं ना, उनके स्तनधारियों में रक्त आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, ये समझिएगा। पहले समझिए स्तनधारी होता क्या है। स्तनधारी उसको बोलते हैं जिसके पास स्तन होता है, ठीक है, जो अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं, जैसे गाय, भैंस, मनुष्य, ये सब स्तनधारी कहलाते हैं, ठीक है। तो उनके जो आरबीसी होता है उसमें केंद्रक नहीं होता है। ये कहाँ पर बनता है जी, तो ये अस्थि मज्जा में बनता है, अस्थि मज्जा जिसको बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं, बोन मैरो। इसमें ये इसका निर्माण होता है, किसका, आरबीसी का। देखिए बहुत सारे पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। आगे हम क्या लिख सकते हैं, तो आगे ये भी लिख सकते हैं कि इसकी कमी के कारण, इसका कमी मतलब आरबीसी की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी, कमी से कौन सा रोग होता है जी, तो रक्ताल्पता जिसको बोलते हैं एनीमिया रोग होता है। ऐसा है ना, आरबीसी की कमी से या हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्ताल्पता, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में एनीमिया रोग। आया। इसका जो आकार होता है, आकार जो इसका होता है WBC से छोटा होता है, WBC से छोटा, ठीक है। और इसकी जो संख्या होती है WBC से अधिक होती है। इतना सारा पॉइंट आपको जानना है, समझ में आया। क्या क्या जाने, तो आरबीसी जिसको लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के 4 अणु से संयोजन कर सकता है, इसी कारण इसको ऑक्सीजन वाहक बोलते हैं। इसकी आकृति नियमित होती है। स्तनधारियों में आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। अस्थि मज्जा में बनता है, कहाँ बनता है, इसका निर्माण होता है, मतलब बनना कहाँ पर बनता है, अस्थि मज्जा जिसको बोलते हैं बोन मैरो। फिर आरबीसी की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्ताल्पता या एनीमिया रोग। आकार में WBC से छोटा होता है, ठीक है, आकार में WBC से छोटा होता है, लेकिन संख्या में WBC से क्या होता है, अधिक होता है। अब इसका दूसरा पार्ट है WBC। इसका दूसरा पार्ट यहाँ पर लिखे रहते हैं, क्योंकि ज्यादा नहीं है इसलिए यहाँ पर बता दे रहे हैं। WBC जिसको बोलते हैं श्वेत रक्त कण या श्वेत रक्त कोशिका है, ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा कि ठोस भाग को क्या बोलेंगे, रक्त कण। ठोस भाग को क्या बोलेंगे, रक्त कण। जिससे तरल भाग का प्लाज्मा, उसी ठोस भाग को बोलते हैं रक्त कण। और रक्त कण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक हो गया आपको आरबीसी, दूसरा ऊपर है WBC क्या होता है जी, तो WBC जो होता है वो रंगहीन होता है। क्यों, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए रंगहीन होता है, ठीक है। ये रोगों से बचाता है। कैसे, इसके कारण इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये मजबूत करता है। ऐसा ना कि हमको क्या करता है, रोगों से बचाता है। और क्या हम जानते हैं इसके बारे में, WBC के बारे में, इसकी आकृति अनियमित होती है। क्या होती है, आकृति अनियमित होती है, ठीक है। इसके बाद और क्या जानते हैं इसके बारे में, तो सर इसमें केंद्रक पाया जाता है। ऐसे में कितना सारा पॉइंट हम इसके बारे में जानते हैं, कोई दिक्कत। अब अगला जो है तीसरा, जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं क्या, प्लेटलेट्स बोलते हैं, या इसी को बिंबाणु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिंबाणु। इसी का क्या नाम है, बिंबाणु या रक्त पट्टिकाणु। इसी का नाम है रक्त पट्टिकाणु।
ये हॉल नहीं है, क्या है, ठीक है, रक्त पटिकाणु या विमाणु या प्लेटलेट्स। तो ये क्या होता है जी, तो इसको थ्रोम्बोसाइट्स में बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। और ये क्या करता है, तो रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है, रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। आए समझे, तो यही था अपना रक्त की संरचना। अब हम लोग जानेंगे रक्त के क्या क्या कार्य है। तो रक्त की संरचना को समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत है? और रक्त की संरचना को समझ में आ गया होगा तो जो क्वेश्चन नंबर सॉरी टॉपिक नंबर 3 है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में अंतर, वो भी आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा। कैसे, ये लाल होता है, ये लाल नहीं होता, रंगीन होता है। दूसरा, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। ये सब बताएंगे, ऐसे तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर से बता देंगे। तो इसको पहले साफ कर लेते हैं। तो पहले रक्त के कार्य बताते हैं, फिर आरबीसी डब्ल्यूबीसी में अंतर बताते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे रक्त और रुधिर के कार्य। रक्त को ही बोलते हैं ब्लड, रुधिर, उसी के हम लोग कार्य को देखेंगे कि क्या क्या कार्य है। तो अगर अभी आप रक्त की संरचना समझ गए होंगे तो रक्त के कार्य में बहुत सारा को याद हो गया। जैसे एक आरबीसी का काम था ऑक्सीजन को परिवहन करना था ना, तो लिखेंगे ये क्या करता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक लेके जाता है, शरीर की कोशिकाओं तक लाता है। दूसरा इसका क्या काम है, पहला काम फेफड़ा में जो ऑक्सीजन आता है ना, जो सांस लेते हैं तो उस ऑक्सीजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक कौन लेकर जाता है, रक्त। दूसरा काम क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से फेफड़ों तक लाता है। कहां तक लाता है, फेफड़ों तक। जो श्वसन होता है हमारे शरीर में, तो श्वसन से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से निकालकर फेफड़ों तक कौन आता है, रक्त। तीसरा काम क्या है इसका, रोगों से बचाता है, रोगों से बचाता है। बताया ना अभी, रोगों से भी बचाता है, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। कौन, तो रक्त। अगला इसका क्या कार्य है, तो अगला कार्य है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब ऐसा अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, तो इसका भी वीडियो हम बना चुके हैं, इसका पढ़ाई हो चुका है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है, उसको बोलते हैं हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, हार्मोन। इसका परिवहन करता है, इसी का परिवहन कौन करता है, रक्त। हार्मोन का परिवहन कौन करता है, रक्त। आया समझ में। अगला इसका काम क्या है, तो जो भी हम भोजन खाते हैं, तो पचा हुआ जो भोजन है, पचा हुआ भोजन के अणुओं का परिवहन करता है। पचे हुए जो भोजन है उसमें जो जो अणु है या जो जो पोषक तत्व है उसको शरीर में कौन पूरा लेकर फैलता है, कौन लेके जाता है, तो रक्त। ऐसा ना, जब भी लोग भोजन खाते हैं तो भोजन खाने के बाद जब पच जाता है तो उस भोजन को पूरे शरीर में लेकर कौन जाता है, रक्त। एक इसमें जोक था कि एक बच्चा था, वो बोलता था कि सर दर्द, माथा में दर्द है तो दवाइयाँ खाते हैं तो पेटवा में जाता है तो मठवा कैसे ठीक हो जाता है। देखिए इसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा आपको कि देखिए हम जो दवा खाते हैं तो दवा खाते हैं तो कहाँ, पेट में जाता है ना, तो जब उसका पाचन होता है तो उससे जो भी मिनरल्स होता है वो किससे मिक्स हो जाता है, रक्त में, ब्लड में। किससे मिक्स हो जाता है, ब्लड में। अब ब्लड तो पूरे शरीर में जाता है ना, पूरे शरीर में दौड़ता है ना ब्लड, तो ब्लड के साथ वो जो दवा का अंश है वो भी पूरे शरीर में दौड़ा। ऐसा है ना, तो जहां पर उसको जरूरत है, उस दवा का जरूरत कहाँ पर, हमको माथा दर्द कर रहा है तो जरूरत कहाँ उस दवा का, माथा को ना, इस सर को ना। तो सर क्या करेगा, जैसे ही ब्लड के साथ वो दवा का अंश सिर के पास पहुंचेगा, सिर क्या करेगा, उस दवा का अंश को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ले लेगा, यूज कर लेगा। ऐसा है ना, तुम्हारा सिर का दर्द क्या होता है, गायब हो जाता है। आया नहीं आया, सोचा है कैसे काम करता है दवा, दवा इसी तरह से काम करता है। तो यही आप है कि जो पचा हुआ भोजन उसको अणुओं का परिवहन कौन करता है, रक्त करता है। आया कि नहीं आया, तो ये हमारा रक्त के कार्य, ठीक है। तो ये और भी रक्त के कार्य, जैसे एक और हो सकता है क्या, तो हमारे शरीर में जितने भी उत्सर्जित पदार्थ है, हमारे शरीर में जितने भी उत्सर्जित पदार्थ है जिसको हानिकारक पदार्थ बोल सकते हैं, हानिकारक पदार्थ, इसको ब्रेक तक कौन लाता है, ब्रेक मतलब किडनी या गुर्दा इसको बोलते हैं। ब्रेक तक, गुर्दा तक कौन लेके आता है, रक्त। ऐसे है ना, तो हमारे शरीर में जितने भी उत्सर्जित पदार्थ है या हानिकारक पदार्थ है उसको ब्रेक तक लाने का काम कौन करता है, रक्त। तब नहीं याद रहा था, तो उससे यूरिन बन जाता है, जो गंदगी है उसको निकाल के ब्रेक तक करता है, यूरिन बना लेता है और रक्त को साफ कर देता है। ऐसे है ना, तो उत्सर्जित पदार्थ को ब्रेक तक लाने का काम भी कौन करता है, ये रक्त ही करता है। कोई दिक्कत नहीं था, ये था रक्त के कार्य। अब अगला जो टॉपिक हो गया आरबीसी डब्ल्यूबीसी में अंतर। तो अभी हम बताए थे कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में क्या क्या अंतर है। हिंदी में इसको बोलते हैं लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कण। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो सबसे पहले बोलेंगे ये लाल होता है, ये क्या होता है, रंगहीन, मतलब कोई कलर नहीं। ऐसे में दूसरा, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। आगे समझो, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है।
आपको ऐसा नहीं लिखना है, सिर्फ नहीं मत लिख दीजिएगा, आपको पूरा लिखना है सेंटेंस बना करके। इससे तो बोल रहे हैं कि अगर आपको पूरा नोट्स चाहिए, अगर आपको लिखने नहीं आता, समझ में आ गया है लेकिन आप लिखने में समर्थ नहीं हो, तो मेरा जो नोट्स वाला वीडियो है वो जरूर देखिएगा। उसमें आपको कोई मेहनत नहीं जोती पड़ेगा, उसमें सब मेहनत हम कर चुके हैं, उसमें नोट्स बनाकर हम तैयार कर चुके हैं, आप वहां से नोट्स लिख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप लिखने में समर्थ हो तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में बना करके। तो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। इसकी जो आकृति होता है वो क्या होता है, इसकी आकृति नियमित होता है, नियमित मतलब रेगुलर। इसकी आकृति क्या होता है, अनियमित, मतलब चेंज करते रहता है, बदलते रहता है। ये अपना आकृति को क्या करते रहता है, बदलते रहता है। ये भी क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कौन सी कोशिका है जब अपना आकार बदलते रहता है, कौन, WBC, याद हो गया, कोई दिक्कत। अगला, ये क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन वाहक है नहीं है। ये हमको क्या करता है, रोगों से बचाता है, रोगों से बचाता है नहीं। ये क्या है, तो आकार में क्या होता है, WBC से छोटा होता है, क्या होता है, छोटा, है ना। ये WBC क्या होता है, तो आकार में RBC से बड़ा, है ना, RBC से बड़ा हो गया। इसमें केंद्रक होता है नहीं होता, पता है ना कि स्तनधारियों में केंद्रक नहीं होता, इसमें केंद्रक होता है। समझ में, इसका बता चुके पहले, अभी बताया ना, इसमें केंद्रक नहीं होता, इसमें केंद्रक होता है। अगला क्या लिख सकते हैं कि संख्या में WBC से अधिक होता है, कौन, RBC। ये संख्या में क्या होता है, RBC से कम होता है। आया समझ, इतना सारा अंतर, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट आपको मिल गया। कितना पॉइंट, 7 पॉइंट। इतना आप अंतर याद कर लेते हो तो एग्जाम में जब पूछा जाए बताइए RBC WBC में क्या अंतर है, आराम से लिख सकते हो। तो अभी तक हम क्या क्या सीख लिए, परिवहन समझ लिए, रक्त क्या है वो समझ लिए, रक्त की संरचना समझ लिए। अगर पूछा कि रक्त क्या है, रक्त की संरचना का वर्णन करें, आप बोल ही सकते हो ना अपने लैंग्वेज में बनाकर। अगर अपने लैंग्वेज बनाने में समर्थ नहीं हो तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा, इसमें हम नोट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। वो नोट्स वाला वीडियो आप सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। ठीक, इसके बाद में क्या देख रहे हैं, रक्त के कार्य देख रहे हैं, RBC WBC में अंतर देख रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसकी ओर, हृदय की ओर। अब हृदय मानव का जो ह्यूमन हार्ट है, दिल है, उसके बारे में लोग जानेंगे। तो पहले इसको साफ कर लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्या हृदय, क्या देखेंगे, हृदय क्या है। तो हृदय देखिए, पहले सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, आपको सिंपल डायग्राम। नॉर्मली हृदय इस तरह से होता है, ठीक है, यहाँ से ऐसा होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं, ऐसा होता है, ठीक है। इस तरह से लगभग हृदय होता है। ऊपर जो होता है, ऊपर का दीवार पतला होता है, नीचे का दीवार क्या होता है, मोटा होता है। ऊपर की दीवार क्या होती है, पतली होती है, नीचे पतला है ना, नीचे की दीवार क्या होती है, मोटी होती है। तो ये हृदय है। लगभग देखो कैसा लग रहा है, तिकोना दिख रहा है, तो लिखेंगे क्या, हृदय क्या है, तो आकार में तिकोना होता है, आकार में तिकोना, ठीक ना। बाईं ओर झुका होता है, बाईं ओर झुका होता है। आ रहा है समझ में, हृदय जो है आकार में तिकोना होता है, बाईं ओर झुका होता है। अब इसमें देखिए, देख अभ्यास देखिए तो 4 पार्ट नजर आ रहा है, देख लीजिए, एक तो नजर आ रहा है 4 पार्ट, नहीं नजर आ रहा है। तो इसको बोलते हैं, ये जो भाग है इसको बोलते हैं दाया अलिंग। क्या बोलते हैं, दाया अलिंग, इसको बोलते हैं बाया अलिंग, इसको बोलते हैं बाया निलय, इसको बोलते हैं दाया निलय। बस इतना देखिए तो समझ आएगा। ऐसा बुक में तो ऐसा फोटो नहीं, बुक में तो और यहाँ से लिखा हुआ महाधमनी, महाशिरा, फुफ्फुस, बहुत सा लिखा है ना। तो अगर हम वो सब बना लेते हैं यहाँ पर तो फिर आपको बुक वाला हाल हो जाएगा, समझने में थोड़ा सा दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा बताया ना, ऐसे में हम आपको प्रोमिस करते हैं कि थोड़ा सा समझने में दिक्कत नहीं होगा। जो भी यहाँ पर वही चीज हम यहाँ लिख के आपको समझा लेंगे। अलावा एक पेज का आंसर आराम से लिख सकते हो इसका। नहीं देखिए शुरू करते हैं। तो आकार में हृदय क्या होता है, त्रिकोणाकार, बाईं ओर झुका होता है, ठीक है। चौड़ा भाग ऊपर होता है, चौड़ा भाग ऊपर, और संकरा मतलब जिसकी चौड़ाई कम है, संकरा भाग कहाँ होता है, नीचे की होता है या पीछे की। देखिए नीचे संकरा भाग, संकरा मतलब चौड़ाई कम वाला, और ज्यादा चौड़ाई वाला भाग ऊपर है कि नहीं है। इसको बोल सकते हैं कि चौड़ा भाग आगे की ओर होता है और संकरा भाग पीछे की ओर होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे लिखिए, आगे से हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो है दोनों फेफड़ों के बीच में होता है, दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है, दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है, ठीक है। पेरिटोनियम, पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली के अंदर,
पेट्रोलियम की दोहरी झिल्ली के अंदर। इस झिल्ली को इसको क्या बोलते हैं? तो हृदय आवरण। क्या बोलते हैं? हृदय आवरण या फिर पेरिकार्डियम। यहाँ तक समझ आया? थोड़ा सा फास्ट लिख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आपको राइटिंग थोड़ा सा पता नहीं चल रहा, वैसे पता चल जाएगा, इतना गंदा राइटिंग नहीं है मेरा, है ना। और बाकी आपको नोट्स चाहिए तो पहले बोलिए, अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी चीज का तो आप मेरा नोट्स वाला वीडियो देखें। ये रिवीजन वाला वीडियो चल रहा है, ये नोट्स वाला नहीं चल रहा। आप नोट्स वाला वीडियो देखिए, उसमें नोट्स पूरा आपको सुंदर सुंदर अक्षरों में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा फास्ट लिख रहे हैं, इससे थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा सा गड्ढा नजर आ रहा होगा, लेकिन समझ में आ रहा है ना? नहीं तो दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है कौन? हृदय। पेट्रोलियम की दोहरी झिल्ली के अंदर। किसके झिल्ली के अंदर? पेट्रोलियम की। कैसा झिल्ली है? दोहरी झिल्ली। इसको बोलते हैं हृदय आवरण, पेरिकार्डियम। इसके अंदर क्या होता है? तो पेरिकार्डियम द्रव भरा होता है। पेरिकार्डियम द्रव भरा होता है। किसके अंदर? हृदय के अंदर नहीं, इस आवरण के अंदर। इस आवरण के अंदर क्या भरा होता है? पेरिकार्डियम द्रव, ठीक है ना। ये क्या करता है? हृदय को घर्षण से बचाता है। हृदय को घर्षण से बचाता है। अब कब कैसे हृदय में घर्षण होता है? तो आपको पता है कि हृदय जो है लगातार अपना काम करता है, लगातार क्या होता है? धक 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 करते रहता है ना। नहीं, इसमें क्या होता है? घर्षण होगा ना, गति हो रहा है तो घर्षण होगा, होगा। तो इसी घर्षण को क्या करता है? ये पेरिकार्डियम द्रव बचाता है। क्योंकि घर्षण होगा तो मेरा हृदय जो बहुत ही नाजुक है, घर्षण होगा तो उसमें खरोच आ जाएगा, उसमें मतलब कुछ दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। इसी घर्षण को कम करने का काम करता है पेरिकार्डियम द्रव। आ गया समझ में? चलिए आगे। हृदय में 4 बेस होते हैं। हृदय में 4 बेस देखिए आप, 1 2 3 4 बेस होते हैं। कौन कौन? तो दाया और बाया अलील, है ना। और दूसरा दाया और बाया नीले। हृदय में 4 बेस होते हैं, दाया और बाया नीले, दाया और बाया नीले, ठीक है। दाया और बाया अलील जो हृदय के चौड़े भाग होता है। कौन से भाग होता है? चौड़े भाग में। और दाया और बाया नीले जो है हृदय के संकरे भाग में। संकरे मतलब कम चौड़ाई वाला भाग में स्थित होता है। आया समझ? ऐसा को लाइन बना के लिखना है कि दाया और बाया अलील हृदय के चौड़े भाग में होता है, दाया और बाया नीले हृदय के संकरे भाग में स्थित होता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे। आगे हम क्या लिखेंगे कि ये जो दाया अलील है और बाया अलील के बीच एक दीवार होता है, ठीक ना। दाया अलील और बाया अलील मतलब दोनों अलील के बीच के दीवार को क्या कहते हैं? तो अंतरा। दोनों अलील की दीवार के बीच को क्या कहते हैं? अंतरा अलील, अंतरा अलील भित्ति। आया समझ में? उसी प्रकार दोनों निलयों के बीच के दीवार को क्या कहेंगे? तो अंतरा निलय भित्ति। आया समझ में? अंतरा अलील भित्ति, ये दोनों अलील के बीच की जो दीवार है उसको अंतरा अलील भित्ति बोलेंगे। दोनों निलय के बीच की दीवार है जो अंतरा निलय भित्ति कहलाएगा। अब ये जो दाया अलील है, दाया अलील एक क्षेत्र के दौरान होता है, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे दाया अलील दाया निलय में एक छिद्र द्वारा खुलता है। इस छिद्र को बोलेंगे क्या? दाया अलील निलय छिद्र। दाया अलील, देखिए नाम इसी से, दाया अलील निलय छिद्र, अलील निलय छिद्र। आया समझ? दाया अलील में छिद्र की शुरू में दाया अलील निलय छिद्र। उसी प्रकार एक चीज और बताते हैं, यहाँ पर त्रिदली कपाट होता है। ये जो छिद्र होता है ना, ये छिद्र, इस छिद्र में क्या होता है? त्रिदली कपाट, त्रिदली कपाट होता है। आगे समझो। अब बाया अलील बाएं निलय में एक छिद्र के द्वारा खुलता है, ये भी एक छिद्र के द्वारा खुलता है। इस छिद्र का नाम क्या है? बाया अलील निलय छिद्र। आया समझे? और इस छिद्र पर क्या होता है? द्विदली कपाट होता है। क्या होता है? द्विदली कपाट। बस अंतर है कि यहाँ पर त्रिदली कपाट होता है, यहाँ पर क्या होता है? द्विदली कपाट। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको देखने में लग रहा है कि अलील की दीवार जो पतली है और नीले की दीवार मोटी, ये भी आप ध्यान से हैं। अलील की दीवार पतली होती है और नीले की दीवार क्या होती है? मोटी होती है। आया समझ में? इस प्रकार ये संरचना होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं इजी है बिल्कुल, सब हमने यही से लिखे कि नहीं लिखे हैं, टोटल बात यहाँ से लिखा है, सब आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद की समझ में आ गया होगा। आप इसको जब अपने लैंग्वेज बना के लिखते हो तो लगभग एक क्वेश्चन चल जाएगा, और कुछ बच जाएगा तो उसमें हमको लिखना क्या है? हृदय की कार्य विधि। हृदय की
कार्यविधि। जब ये क्वेश्चन पूछेगा तब तो लगभग एक पेज का आंसर ही होगा, काफी है इसके लिए नहीं। तो अब हृदय की कार्यविधि, हृदय कैसे काम करता है, तो हृदय काम कैसे करता है, तो पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त है, पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त पहले कहाँ पहुंचता है, हृदय में। कहाँ पहुंचता है, हृदय में। हृदय उसको शुद्ध करने के काम भेज देता है फेफड़ों के पास। हृदय में पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त पहुंचता है, हृदय उसको शुद्ध करने के काम भेजता है फेफड़ों में। कहाँ, फेफड़ों में, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ रहता है, फेफड़ों में रहता है। तो जैसे ये रक्त फेफड़ों में पहुंचता है तो फेफड़ा में क्या करता है, अपना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है और वहां पर जो ऑक्सीजन रहता है उसको ले लेता है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही ये रक्त फेफड़ों में पहुंचता है तो वहां पर अपना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है और वहां पर जो श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन आया रहता है ना, उसको वो ले लेता है। ऑक्सीजन लेने के बाद वो रक्त शुद्ध हो जाता है। क्या रहता है, शुद्ध। अब वो जो शुद्ध रक्त है वो फिर से कहाँ आता है, इसी हृदय में। कहाँ आता है, हृदय में। अब हृदय क्या करता है, पंप स्टेशन के द्वारा, पंपिंग स्टेशन के द्वारा पंप करता है। क्या करता है, पंप करता है। तो जो ये शुद्ध रक्त है वो महाधमनी के द्वारा, किसके द्वारा, महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है। आया समझ ना। तो इस प्रकार से हृदय काम करता है। ये रक्त चलता है, अब वो रक्त पूरे शरीर में चला गया तो फिर पूरे शरीर से क्या करेगा, पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड उठाते हुए कहाँ ले आएगा, फिर से हृदय में आएगा। फिर से हृदय से फेफड़ों में भेजेगा, फिर से फेफड़ों में जाने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा और वहां से ऑक्सीजन ले लेगा। और फिर से ऑक्सीजन लेने के बाद वो शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध होने के बाद फिर से वो कहाँ पहुंचेगा, हृदय में। हृदय फिर क्या करेगा, उसको पंप करेगा तो फिर से महाधमनी के द्वारा क्या करेगा, पूरे शरीर में चला जाएगा। ये प्रोसेस लगातार हमारे शरीर में चलते रहता है। तब मैं कहता है कि हमारे शरीर का कौन ऐसा अंग है जो कभी भी आराम नहीं करता है, कौन, तो हृदय। कभी भी आराम ये नहीं करता। तो ये था हृदय की संरचना और हृदय की कार्यविधि। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अलीन और नीलय में क्या अंतर है वो बताते हैं। तो उम्मीद आप इसको क्या करोगे, अपने लैंग्वेज में नोट्स बना लोगे। और अगर आप अपने लैंग्वेज में नोट्स नहीं बना पाते हो तो मेरा जो नोट्स वाला वीडियो है आप वहां से नोट्स लिख सकते हो। चलिए इसको साफ करते हैं। तो दोस्तों अगला टॉपिक आपको क्या जानना है, अलीन और नीलय में क्या अंतर है। तो अवयव और हृदय की संरचना देखे कि नहीं देखे, तो उसी में आपको अलीन और नीलय मिला था ना। तो बस वो आपको समझ में आ गया, ये भी समझ में आ जाएगा। तो पहला आपको क्या देखना है कि अलीन जो है हृदय के चौड़े भाग में, अलीन जो है हृदय के चौड़े भाग में स्थित होता है, देख लोगे। उसी प्रकार नीलय जो है हृदय के संकरे भाग में स्थित होता है। पता है ना, संग्राम तो कम चौड़ाई वाला, कम चौड़ाई वाले भाग में नीलय होता है, अधिक चौड़ाई वाले भाग में अलीन होता है। ठीक है। आगे था कि इसकी दीवारें क्या होती है, दीवारें पतली होती है। अलीन की दीवारें जो होती है वो पतली होती है और नीले की दीवारें जो होती है क्या होती है, मोटी होती है। ये दोनों में अंतर है, याद हो गया। हाँ इसमें है क्या, आराम से आ जाएगा। ये चौड़े भाग होता है अलीन, नीला होता है संकरे भाग में। अलीन की दीवारें पतली, नीले की दीवारें मोटी। अब अगला है रक्त का द्विगुण परिमाण। क्या है, रक्त का द्विगुण परिमाण। रक्त का द्विगुण परिमाण क्या है, तो जब आपको ये छोटा सा कोई क्वेश्चन पूछे ना 1-2 नंबर का कि रक्त का द्विगुण परिमाण किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कि रक्त जो है एक चक्कर पूरा करने में, रक्त एक चक्कर पूरा करने में हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। क्या बार गुजरता है, 2 बार गुजरता है। इसीलिए इसको बोलते हैं रक्त का द्विगुण परिमाण। याद हो गया। एक चक्र पूरा करने में, रक्त को एक चक्र पूरा करने में हृदय से होकर क्या बार गुजरना पड़ता है, 2 बार। इसलिए इसको बोलते हैं रक्त का द्विगुण परिमाण। अब इसको नीचे लिखेंगे एक्सप्लेनेशन करके कि पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त है, जो पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ पहुंचता है, हृदय में। कहाँ पहुंचता है, हृदय में। अब हृदय इसको कहाँ भेजता है, फेफड़ा में। फेफड़ा में भेजता है किस लिए, शुद्ध करने के लिए। तो जो शुद्ध रक्त होता है यहाँ पर क्या हो गया, शुद्ध हो गया। शुद्ध मतलब ऑक्सीजन वाला। यहाँ पर जो रक्त शुद्ध हुआ ऑक्सीजन वाला, ये रक्त को फिर से फेफड़ा कहाँ भेजता है, हृदय में। फेफड़ा कहाँ भेजता है, हृदय में। हृदय इसको कहाँ पे भेजता है, पूरे शरीर में। ठीक है ना। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से, अशुद्ध रक्त जो पहले हृदय में गया, हृदय से कहाँ गया, फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए, शुद्ध होने के बाद ऑक्सीजन लेने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए। अब यहाँ से फेफड़ा जब इसको शुद्ध कर दिया, ये फिर से कहाँ जाता है, हृदय में। हृदय इसको क्या करता है, पूरे शरीर में वापस भेज देता है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रक्त जो है एक चक्र पूरा करने में क्या हुआ, हृदय से क्या गुजरा, 2 बार। ये पूरे शरीर में चला है जी, पूरे शरीर में से भी अशुद्ध रक्त फिर कहाँ जाएगा, हृदय में जाएगा ना। देखिए एक चक्र पूरा होने में नहीं हो रहा है, एक चक्र पूरा होने में हृदय से क्या गुजरना पड़ा है इसको, 2 बार। इसलिए इसको बोलते हैं रक्त का द्विगुण परिमाण। ये बहुत खास क्वेश्चन है, ठीक है। ये मेरे समय में पूछा गया था, जब 10th क्लास से एग्जाम दे रहे थे ना, तो मेरे समय में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रक्त का द्विगुण परिमाण होता क्या है। तो मेरा आपको समझ में आ गया होगा, आया नहीं आया। अब अगला है टॉपिक रक्त वाहिका है, और रक्त वाहिका है तो डिटेल से बताएंगे तो अच्छा से बताएंगे, क्योंकि वो भी बहुत खास होने वाला। तो चलिए इसलिए इसको साफ करना पड़ेगा, तो पहले इसको साफ कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स अब हमको जानना क्या है, रक्त वाहिका है, रक्त का डिग्री प्रबंधन समझ गए। अब अगला टॉपिक क्या है, रक्त वाहिका, ये हमको जानना है रक्त वाहिका होता क्या है। तो हमारे शरीर में जिससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड फ्लो होता है ना, रक्त वाहिका रियल वाहिका देखा जाए तो पाइप है, क्या पाइप है जो हमारे शरीर के अंदर फैला हुआ है, और इसी पाइप के द्वारा क्या होता है ना, ब्लड जो होता है वो फ्लो करता है। आया समझना, रक्त वाहिका क्या है, एक तरह से पाइप का काम करती है जो हमारे शरीर में क्या है फैला हुआ है, और इसी से क्या होता है, ब्लड जो है फ्लो होने का काम होता है। ब्लड का फ्लो होने का काम किससे द्वारा होता है, रक्त वाहिकाओं के द्वारा। तो इसका 3 भाग है, रक्त वाहिकाओं का कितना भाग है, 3 भाग, इसका 3 भाग है। पहला आपका है धमनी, क्या धमनी, दूसरा आपका है केशिका है, और तीसरा आपका है शिरा है। धमनी कहाँ है, केशिका है, शिरा है, ठीक है। ये 3 भाग है रक्त वाहिकाओं का, ठीक है। तो बारी बारी से हम तीनों को समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं धमनिकाओं का। तो धमनिकाएं जो होती है वो मोटी दीवार वाली होती है, मोटी दीवारों वाली वाहिकाएं हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, धमनिकाएं जो है वो मोटी दीवार वाली वाहिकाएं हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। आया समझा, इससे क्या होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कहां से कहां, तो यह हृदय से लेकर, हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक लेकर जाती है, शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। ऐसा समझना, ये धमनिका होता है शरीर में गहराई में होता है, शरीर में गहराई में स्थित होता है। क्या होता है, गहराई में स्थित होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो धमनिकाएं है वो हमारे शरीर के अंदर गहराई में मतलब अंदर स्थित होता है। ऊपर से दिख रहा है ना, ये धमनिकाएं नहीं होता, ये सिरा बताते हैं, अभी बताएंगे। जो ऊपर आपको कहीं दिखता है ना, स्किन के जस्ट नीचे, त्वचा के जस्ट नीचे जो दिखता है ना, वो क्या होता है, सिराएं होता है, ठीक है। ये धमनिकाएं जो होता है वो शरीर के अंदर होता है, गहराई में होता है। आया समझ में, शरीर के अंदर गहराई में स्थित होता है कौन, धमनिका। इसमें जो होता है कपाट, जिसको बोलते हैं वॉल्व, नहीं होते हैं। क्या होते हैं, नहीं होते, इसमें कपाट नहीं लगा होता है, ठीक है। और इसमें जो रक्त का बहाव होता है वो क्या होता है, तेज होता है। आया समझ, रक्त का बहाव क्या होता है, तेज होता है। तो ये था आपका धमनिका। अब हम समझेंगे केशिकाएं। तो केशिकाएं क्या करता है, तो ये धमनिकाएं, धमनिकाओं और शिराओं को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। केशिकाएं जो है धमनिकाओं और शिराओं को जोड़ने का काम करता है, मतलब ये दोनों के बीच का भाग कौन है, केशिकाएं। तो सर आप गलती लिखिए, केशिकाएं नहीं कोशिकाएं, नहीं केशिकाएं, कोशिकाएं नहीं केशिकाएं। बहुत बच्चा को कंफ्यूजन होगा, आप कोशिकाएं कर देंगे, गलत हो जाएगा। केशिकाएं, तो पता है क्यों इस तरह केशिकाएं है, क्योंकि बहुत पतला पतला होता है, या बहुत पतली होती है, बिल्कुल बाल जैसा, बाल जैसा, इसलिए इसका नाम पड़ा केशिकाएं। बाल मतलब केस, तो केस है ना, तो केशिकाएं नाम पड़ गया। आया समझ में, बाल मतलब केस होता है ना, तो बिल्कुल बाल की तरह का बहुत महीन महीन पतला पतला होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया केशिकाएं। आया समझ। तो अब हम लोग समझेंगे शिरा। क्या समझेंगे, शिरा। केशिकाएं समझा गया, कि केशिकाएं में और बता दें, और बता दें, देखिए क्या होता है केशिकाएं की बात नहीं, बात इसी का है, लेकिन इसमें बता देते हैं। होता क्या है, ये जो धमनी है ना, आगे चले धमनिकाओं में टूट जाता है, ठीक ना, और वो धमनिका जब क्या बनाता है, केशिका बनाता है, और वही केशिका फिर इसमें जूझू का बनाता है क्या, सीरिका है, ठीक है। ये धमनी है, धमनिका नहीं, धमनी है, और धमनी से आगे चले लेते हैं अपन, धमनी जो होती है आगे चलकर धमनिकाओं में टूट जाती है। किसमें, धमनिकाओं में टूटती है। और धमनिकाएं जो है आगे चलकर किसमें टूट जाती है, केशिकाएं में, ठीक है। केशिकाएं जो है जुड़कर क्या बनाती है, सीरिकाएं। क्या बनाती है, सीरिकाएं। केशिकाएं जो है जुड़कर क्या बनाती है, सीरिकाएं, ठीक है। और सीरिकाएं जो है ये जुड़कर क्या बनाती है, शिराएं। आगे समझ लो, आया पता चला कि कैसे केशिकाएं धमनी और शिरा को जोड़ दिया, आया कि नहीं आया। तो ये क्या करना लिख सकते हो, इसमें भी लिखते लंबा हो जाएगा, ठीक है। लिखिए तब समझ लीजिए क्या कि धमनिकाएं जो है और शिराएं जो है, या धमनी लिखते हैं, धमनियों और शिराओं को
जोड़ने का काम कौन करता है? केशिका। कौन करता है? केशिका। ये बहुत पतली पतली बाल जैसा होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है केशिका। ठीक है, और ये कैसे जोड़ता है? तो जो धमनी है आगे चलकर टूट टूट कर क्या होता है? धमनी का है। ठीक है, और धमनी का है जो है आगे चलकर फिर से टूट के क्या बनता है? केशिका है। और यही केशिका है फिर जुड़ कर क्या बनता है? सिलिका है, और सिलिका है फिर जुड़ कर क्या बनता है? सीरा है। आगे समझे? तो देखा कि सीरा से और धमनी को कैसे जोड़ा, धमनी और सीरा को जोड़ने का काम किया ना? नहीं। चलिए अब आगे सीरा है, तो सीराएं जो है बस इसको उल्टा, ये मोटी दीवार वाली है, ये पतली दीवार वाली होती है। आगे समझे? इसमें शुद्ध रक्त बहता है ना, इसमें अशुद्ध रक्त, इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित है। इसमें हृदय से शुद्ध रक्त जाता शरीर के विभिन्न भाग होते हैं ना, इसमें क्या होता है? शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक जाता है। इसमें जो अशुद्ध रक्त होता है वो शरीर के विभिन्न भागों से कहाँ जाता है? हृदय के पास। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा चला नहीं चल रहा है। ये अगर शरीर की गहराई में ना, ये त्वचा के ठीक नीचे होता है, त्वचा के ठीक नीचे होता है। आ रहा है समझ में? इसमें कपाट क्या होता है? नहीं होता है ना, इसमें कपाट होता है। आज समझ, कपाट नहीं होते, वॉल। इसका रक्त का बहाव तेज होता है ना, इसमें रक्त का बहाव क्या होता है? धीमा होता है। रक्त का बहाव क्या होता है? धीमा होता है। आया समझ में? तो यही था आपका रक्त वाहिका। रक्त वाहिका कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब तीनों का जो मेन पॉइंट है आपको यहाँ पर बता दिया गया। आप तीनों को बारी बारी से अपने लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हो, और नहीं लिख सकते हो तो मेरा जो नोट्स वाला वीडियो वहां से इसको नोट्स बना सकते हो, उसमें ये बताया गया। अब अगला जो क्वेश्चन है कि धमनी और सीरा में क्या अंतर है, तो ये देखिए धमनी और सीरा में अंतर भी हो गया ना, धमनी और सीरा में अंतर। आप एक तरफ लिख लीजिएगा धमनी, दूसरी तरफ लिख लीजिएगा सीरा। को देखा, और धमनी में ये देखिएगा मोटी दीवार, उसमें पतली दीवार। इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक ना, इसमें हृदय से शुद्ध रक्त कहाँ जाता है? विभिन्न भागों में ना, शरीर के विभिन्न भागों में। इसमें शरीर के विभिन्न भागों से कहाँ जाता है? हृदय में। ठीक है, ये शरीर की गहराई में स्थित होता है, शरीर के अंदर होता है, ये त्वचा के ठीक नीचे, एकदम जस्ट नीचे त्वचा के। इसमें कपाट नहीं लगा होता है, इसमें कपाट लगा होता है। इसमें रक्त का बहाव तेज होता है, इसमें रक्त का बहाव धीमा होता है। जिस प्रकार से आपको 6 अंतर यहाँ पर दिख रहा है। कितना अंतर? 6 अंतर दिख रहा है। वो दिखा नहीं, तो आप ये 6 अंतर आराम से आप लिख सकते हो, बनाकर लिख सकते हो। अब एक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, पूछ रहा है कि कौन ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। देखिए यहाँ पर शुद्ध रक्त बहता है ना, धमनी में क्या बहता है? शुद्ध रक्त ना। लेकिन एक ऐसा धमनी है जिसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस धमनी। इसमें क्या होता है? शुद्ध रक्त नहीं होके अशुद्ध रक्त बहता है। आया समझे ना? उसी प्रकार से कौन ऐसी सीरा है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है? तो नहीं, शुद्ध रक्त। सीरा में तो अशुद्ध बहता ही है ना, तो कौन ऐसी सीरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है? तो फुफ्फुस सीरा। फुफ्फुस सीरा। फुफ्फुस सीरा में क्या बहता है? शुद्ध रक्त। इसमें अशुद्ध बहता था ना, इसमें क्या बहता है? शुद्ध रक्त। ये भी आपको जीके हो गया कि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, फुफ्फुस सीरा में शुद्ध रक्त। तो चलिए ये आप रक्त वाहिकाएं भी समझ लिए, और साथ ही साथ धमनी और सीरा में अंतर भी आप जान लिए। अब आगे बढ़ते हैं लसिका और रक्तचाप, जिसको पहले साफ कर लेते हैं। आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, इसको लिख लेना। चलिए साफ करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम समझेंगे लसिका। इसी को बोलते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं? लिम्फ, लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र। ठीक है, तो लसिका होता क्या? ध्यान से सुनिएगा, लसिका होता क्या है? रक्त जो होता है, रक्त यानी ब्लड, जब कोशिकाओं में प्रवाहित होता है, जब कोशिकाओं में प्रवाहित होता है। देखिए ध्यान से, रक्त जब कोशिकाओं में क्या होता है? प्रवाहित होता है, तो रक्त प्लाज्मा का कुछ भाग, रक्त प्लाज्मा का कुछ भाग विस्तृत होकर कहां पहुंच जाता है? विस्तृत होकर ऊतक के बीच स्थानों में पहुंच जाता है। ऊतक के बीच जो स्थान होता है वहां पर पहुंच जाता है। पहले इतना समझे, रक्त जो होता है जब कोशिकाओं से प्रवाहित होता है, कोशिका हमारा ना सभी कोशिकाएं हैं, तो रक्त जब कोशिकाओं से प्रवाहित होता है तो रक्त प्लाज्मा का जो कुछ भाग होता है ना, वो विस्तृत हो जाता है। कहां पर? विस्तृत होकर कहां पहुंच जाता है? उत्तर के बीच स्थानों में पहुंच जाता है। ठीक है, और उत्तर के बीच जो स्थानों में पहुंचा ना, उसमें WBC भी होता है। क्या होता है उसमें? WBC। तो WBC सहित इसी रक्त को क्या बोलेंगे? लसिका बोलेंगे। लसिका कहते हैं, लसिका कहते हैं, या इसी को नाम है लिम्फ। क्या नाम है? लिम्फ। या एक और नाम है ऊतक द्रव। ऊतक द्रव। आया समझ में? इजी नहीं इजी है, बस ध्यान से सुनिएगा। रक्त जब कोशिकाओं में प्रवाहित होता है तो रक्त प्लाज्मा का कुछ भाग जो होता है कहां पहुंच जाता है? ऊतक के बीच स्थानों में। कैसे? तो विसरण क्रिया द्वारा।
विसरण क्रिया द्वारा कहाँ पहुंच जाता है, उत्तक के बीच स्थानों में। उसमें क्या क्या होता है, उसमें WBC होता है, RBC नहीं होता है। WBC रहता है लेकिन RBC नहीं रहता है, और इसी रक्त को बोलते हैं लसिका लिंग उत्तक द्रव। तो अब ध्यान दीजिए कि इसमें RBC है कि इसमें RBC नहीं है, तो RBC नहीं होने के कारण यह रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन। कहने को तो या तो हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है, या रंगहीन होता है। आया समझो ना, क्योंकि इसमें RBC है ही नहीं, तो हीमोग्लोबिन भी इसमें नहीं होता है। हीमोग्लोबिन जब नहीं होता है तो ये कैसा होता है, रंगहीन या हल्का पीला। तो यही यहाँ पर लसिका। आया समझ में, क्लियर हुआ, फिर से बता। चलिए अब अगला बढ़ते हैं रक्तचाप। क्या रक्तचाप, ब्लड प्रेशर या रक्तदाब भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रक्तदाब। तो देखिए क्या होता है, हमारे शरीर में जो महाधमनी है या इसका जो शाखाएं है, हमारे शरीर में जो महाधमनी है या इसकी जो शाखाएं है जिससे ब्लड प्रवाहित होता है, अभी पहले बताया था ना धमनी और शिरा, तो बताया था कि धमनी में जो बहाव होता है बहुत तेज होता है। बताया था कि नहीं बताया था, धमनी में बहाव होता है बहुत तेज होता है, इससे तो उसकी दीवारें मोटी होती है। यही पूछेगा कि धमनी की दीवारें मोटी क्यों होती है, क्योंकि उसमें बहाव क्या होता है, तेज होता है, प्रेशर उसमें क्या होता है, अधिक होता है। किसमें प्रेशर अधिक होता है, धमनी में कि शिरा में, धमनी में। ऐसा है ना, धमनी में रक्त का प्रेशर अधिक होता है। और अंतर मिल गया आपको, मिल गया ना। तो महाधमनी और इसकी शाखाओं में जो रक्त प्रवाहित होता है वो रक्त क्या होता है, बहुत ही प्रेशर से प्रवाहित होता है, उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। फिर से महाधमनी जो होता है उसमें जो रक्त प्रवाहित होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक प्रेशर से प्रवाहित होता है। इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, रक्तचाप, जो हेल्दी पर्सन में 120/80 होता है। जो स्वस्थ मनुष्य होता है ना, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 120/80। याद हो गया, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 120/80। कोई दिक्कत, इसको नापते हैं किससे, तो रक्तचाप को नापते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप जो उपकरण से नापते हैं, जिस मशीन से रक्तचाप नापा जाता है उसका नाम क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। तो रक्तचाप पूछे तो क्या बोलेगा, जब हमारे सर हमारे महाधमनी जो है, जब महाधमनी का जो भी शाखा है उसमें जो रक्त प्रवाहित होता है वो कुछ दबाव से प्रवाहित होता है, कुछ प्रेशर से प्रवाहित होता है, उसी प्रेशर को बोलते हैं रक्तचाप। ठीक ना। और इस सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना था, 120/80। और रक्तचाप किससे नापते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर से। जब रक्तचाप अधिक हो जाता है, रक्तचाप सामान्य से अधिक हो जाता है, तो सामान्य से जब अधिक हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। आया समझ में, सामान्य से अधिक रक्तचाप को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। क्लियर हुआ। अब अगला है पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसको कहते हैं, तो पहले स्थानांतरण का मतलब तो समझिए। स्थानांतरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफर। अब समझ में आ गया होगा इसका मतलब, खाद्य पदार्थों का ट्रांसफर होना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो इसमें क्या लिखोगे कि जो खाद्य पदार्थ होता है, क्या होता है, खाद्य पदार्थ उसका जलीय घोल, खाद्य पदार्थ का जो जलीय घोल होता है, जलीय घोल का पौधों में एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरे जगह आना जाना। आगे समझें। तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसको बोलते हैं, तो खाद्य पदार्थ का जो जलीय घोल होता है, पेड़ पौधे में जो खाद्य पदार्थ होता है ना उसका जो जलीय घोल होता है उसको एक भाग से दूसरे भाग में आने जाने को ही बोलते हैं खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। इजी है ना। खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किसको बोलते हैं, तो पौधों में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल का, पौधों में खाद्य पदार्थ के जलीय घोल का एक भाग से दूसरे भाग में आने जाने को ही बोलते हैं खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, वाष्पोत्सर्जन, जाइलम फ्लोएम। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले साफ करना पड़ेगा। तो पहले इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद वाष्पोत्सर्जन और जाइलम फ्लोएम बताते हैं। तो फ्रेंड्स अगला टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन होता क्या है, तो सिंपल है कि पौधे के जो वायवीय भाग होता है, पौधे के वायवीय भाग जैसे पत्तियां, तो पौधे के जो वायवीय भाग होता है जैसे पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन में बाहर निकालना, उत्सर्जन में क्या होता है, बाहर निकालना, उसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। इजी ना। कोई पूछेगा बताइए वाष्पोत्सर्जन किसे बोलते हैं, तो क्या बोलिएगा, पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं जैसे पत्तियां है ना, पत्तियों से क्या होता है, जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ऐसे भी आप तोड़िएगा तो दिखेगा क्या दिखेगा आपको, तो वाष्प उत्सर्जन, वाष्प
उत्सर्जन, यानी वाष्प का उत्सर्जन, बाहर निकालना, उत्सर्जन में बाहर निकालना। तो पौधे के बाह्य भागों से, जैसे पत्तियों से जल का जो वाष्प रूप में उत्सर्जन होता है, जल का जो वाष्प रूप में उत्सर्जन होता है उसी को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। आगे समझ में आया? और पत्तियों से क्यों होता है? क्योंकि पत्तियों में जो छिद्र होता है उसको बोलते हैं अष्टोमाका, इसी छिद्र के द्वारा होता है। आया समझ ना? पत्तियों में जो महीन छिद्र होता है उसको बोलते हैं अष्टोमाका, इसी छिद्र के द्वारा क्या होता है, जल जो है भाप बन के क्या होता है, बाहर निकलता है, और जल जो है भाप बन के बाहर निकलता है, इसी क्रिया को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। अब अगला इसका महत्व क्या है, क्यों जरूरी है, इसका क्या फायदा है? तो पहला महत्व है कि खनिज के अवशोषण और परिवहन, खनिज का अवशोषण और परिवहन में ये हेल्प करता है। कौन? वाष्पोत्सर्जन। ऐसा है ना, जो खनिज है जिसको पेड़ पौधे क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं मिट्टी से अवशोषित करते हैं ना खनिजों को। कौन? पेड़ पौधे अपने जड़ के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा है। अगर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा ना तो खनिजों का अवशोषण सही से नहीं हो पाएगा और ना तो उसका परिवहन हो पाएगा। ऐसा है ना। दूसरा, पेड़ पौधे का जो तापमान होता है उसका संतुलन बनाए रखता है। पेड़ पौधे का तापमान को क्या करता है? संतुलन बनाए रखता है। ये दो महत्व है। ऐसा है, पेड़ पौधे के तापमान को संतुलित बनाए रखता है। कौन? ये प्रोसेस वाष्पोत्सर्जन। अब अगला जो है पॉइंट जो बहुत ही खास है, जिसका नाम है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम में अंतर। जाइलम फ्लोएम में क्या अंतर है ये आपको है। तो सबसे पहला क्या है कि जाइलम जो होता है इसकी कोशिका है, इसकी कोशिकाएं जो वो होती है क्या? मृत होती है। क्या होती है? मृत यानी निर्जीव। आयस में जाइलम की कोशिका क्या होती है? मृत होती है, निर्जीव होती है। फ्लोएम की कोशिका क्या होती है जी? तो फ्लोएम की कोशिका क्या होती है? जीवित होती है। क्या होती है? जीवित। आया समझ ना। दूसरा, जाइलम में क्या होता है? जल से जाइलम, जल से जल, मतलब जाइलम में जल और खनिजों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है या परिवहन होता है। जाइलम में क्या होता है? जल और खनिजों का स्थानांतरण होता है। ठीक है। फ्लोएम में क्या होता है? तो फ्लोएम में खाद्य पदार्थ होता है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। किसमें? फ्लोएम में। ऐसा है ना, जाइलम में जल और खनिजों का स्थानांतरण होता है, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। अब अगला है कि जाइलम जो होता है, जाइलम में परिवहन एक दिशा में होता है, परिवहन एक ही दिशा में, स्थानांतरण एक ही दिशा में होता है। किधर? तो नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। ऐसा है ना। और फ्लोएम जो होता है परिवहन क्या होता है? दोनों दिशा में होता है। कितने दिशा में? दोनों दिशा में, मतलब नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, दोनों दिशा में होता है। ऐसा है ना। फ्लोएम में जो होता है वो परिवहन का दोनों दिशा में, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। लेकिन जाइलम में बस एक ही दिशा में होता है, नीचे से ऊपर की ओर। तो ये था आपका जाइलम और फ्लोएम में अंतर। बस इसमें एक ट्रिक है, वो याद रखिएगा कि जल से जाइलम होता है, जल से जल होता है। ठीक है ना। तो जाइलम में जल का स्थानांतरण होता है, जल में जल और खनिज। ठीक है। अब फ्लोएम में फा से फ्लोएम, फा से फूड, फूड मतलब भोजन यानी खाद्य पदार्थ। तो फ्लोएम में क्या होता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। अब पेड़, अगला जो टॉपिक है पौधों में परिवहन। तो पौधों में परिवहन इसी के द्वारा होता है, जो पौधों में परिवहन है वो इसी के द्वारा होता है। पौधों में परिवहन होता कैसे? तो देखिए, पौधे में जो खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है वो कौन करता है? फ्लोएम। पौधों में परिवहन करने वाला दो वेसल्स है, एक का नाम है जाइलम, दूसरा का नाम है फ्लोएम। ऐसा है ना। पौधे में खाद्य पदार्थों का या किसी भी चीज का परिवहन करने के लिए दो प्रकार की वाहिका है। जैसे हम लोग का शरीर में कितना है? 3 वाहिकाएं था ना, धमनी, केशिका और सीरा। तो पेड़ पौधे में क्या है? 2 है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। तो जाइलम में, फ्लोएम में क्या होता है? तो फ्लोएम में पेड़ पौधे क्या करते हैं? जो खाद्य पदार्थ बनाते हैं ना अपने पत्तियों में, पता कि नहीं पता? पेड़ पौधे जो है अपने पत्तियों में जो खाद्य पदार्थ बनाते हैं उसका परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। और जो पेड़ पौधे क्या करते हैं? जमीन से, मिट्टी से जो जल को अवशोषित करते हैं या खनिज लवण जो अवशोषित करते हैं उसका परिवहन, उसका स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। कैसे? तो विसरण क्रिया द्वारा होता है। होता क्या है? देखिए, जो मिट्टी है तो मिट्टी में क्या होता है? जल की मात्रा होता है, खनिज होता है ना। अब मिट्टी के खाली जगह जहां जहां है वहां पर क्या होता है ना, पेड़ पौधे का जो जड़ है, जड़ का मूल रोम, जड़ का जो मूल रोम है, मूल रोम का जैसे ये जड़ हुआ, जड़ ऐसे फैला होता है ना, ऐसे फैला होता है, इसमें भी ऐसे से निकला होता है, निकला होता है, नहीं होता ऐसा से निकला होता है नहीं, यही है मूल रोम। ये मिट्टी के अंदर फैला होता है। ऐसा समझना। तो यही मूल रोम के द्वारा, यही मूल रोम के द्वारा क्या होता है? पेड़ पौधे जो है जल और खनिजों का क्या करता है? अवशोषण करता है। क्या करता है? अवशोषण। अब यहाँ तो अवशोषण हो गया, अब जाएगा ऊपर कैसे? तो यहाँ पर जब अवशोषण हो जाता है तो क्या करता है ना, ये अगला को क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है। अगला कोशिका को क्या करता है? जल और खनिज को क्या करता है? स्थानांतरित कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। अगला कोशिका भी अगला को कर देता है। और ये जो प्रक्रिया लगातार चलते रहता है कब तक? जब तक ये क्या पूरी ऊंचाई तक जल और खनिज नहीं पहुंचा। ऐसा है ना। इस प्रकार से पेड़ पौधे क्या होता है? खाद्य पदार्थों का या जल का क्या हो जाता है? परिवहन हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है।
आया समझ में ना? ये था आपका आज का टॉपिक परिवहन। फिर जय प्रक्रम का जो थर्ड टॉपिक है परिवहन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और दूसरी बात हम फिर से बोलते हैं कि अगर मान लीजिए आपको नोट्स चाहिए, नोट्स लिखने में कोई दिक्कत है, वैसे तो इतना यहाँ बता दिया गया कि आप खुद से भी नोट्स लिख सकते हो, लेकिन फिर भी किसी किसी बच्चे को होता है क्या कि नोट्स लिखने में प्रॉब्लम होता है। तो मेरा वीडियो का वही खासियत होता है कि मेरा जो वीडियो होता है सभी वीडियो में नोट्स होता है। इसमें तो नोट्स नहीं है कि रिविजन है, फिर भी रिविजन होते हुए भी इतना सारा नोट्स आपको यहाँ भी बता दिया, बताया ना जी, हर एक टॉपिक में नोट्स नहीं बताया तो नोट्स बता रही है, लेकिन फिर भी और नोट्स चाहिए, कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो चाहिए, फिर अब कुछ क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछे गए, एग्जाम में पूछे गए, वो सब क्वेश्चन चाहिए। तो सब मेरा किसमें है? नोट्स वाला वीडियो में। आप नोट्स वाला वीडियो मेरे चैनल पे आकर सब्सक्राइब कर लीजिए, या नहीं कीजिएगा फिर भी कोई बात नहीं, मतलब वहां पर जाकर आप सर्च कीजिएगा, अपने आप आपको नोट्स वाला वीडियो मिल जाएगा। अब मिल जाएगा तो वहां से आप उसको लिख सकते हो। तो चलिए आज में इतना ही रहते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में क्या लेकर, परिवहन की जगह पर उत्सर्जन लेकर।